हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? ऑडिबल? Yes, sir. ओके। कल का पेपर कैसा हुआ बच्चों? तो पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। और अपन बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखो, मान लो मैं एक सवाल तुम्हें देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट। यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स। ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना। तो देखो किस तरह से कर सकते हैं बच्चों। ये देखो, अगर हम ये 4 ओम और 2 ओम को देखें, क्या ये दोनों सीरीज में है? और इनके अक्रॉस जो टोटल ड्रॉप आ रहा है,
क्या वो 24 वोल्ट के बराबर ही आ रहा है क्या? क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल है, ये पॉइंट और ये पॉइंट भी सेम पोटेंशियल है। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट है, तो इन दोनों के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट ही होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? यस सर। तो ये जो अपर ब्रांच है, इस ब्रांच का करंट कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं। ऊपर वाली ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 24/6, यानी 4। बोलो बच्चों। उसी तरह से ये जो लोअर ब्रांच है, जिसमें 8 ओम और 4 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? इसके अक्रॉस जो टोटल ड्रॉप अगर आप देखोगे, तो वो ड्रॉप और ये वाला ड्रॉप बराबर है कि नहीं? ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, इनके बीच में 24 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, तो इस पूरे के अक्रॉस भी 24 वोल्ट का ड्रॉप है। तो इसमें से जो करंट फ्लो करेगा, वो करंट कितना फ्लो करेगा? I इज इक्वल टू 24/12, मतलब 2 एम्पियर का करंट इन दोनों में से फ्लो कर रहा है ना? तो क्या हो जाएगा, ये 4 ओम में ड्रॉप आ जाएगा। ये 4 ओम में कितना ड्रॉप आ जाएगा? 4 × 4 16 वोल्ट का ड्रॉप है। और इस 2 ओम में कितना ड्रॉप आ जाएगा? 2 × 4 यानी 8 वोल्ट का ड्रॉप इसमें। इस वाले 8 ओम में कितना ड्रॉप आ जाएगा? 2 × 8 यानी इधर भी 16 वोल्ट का ड्रॉप। इस 4 ओम में कितना ड्रॉप आएगा? 2 × 4 यानी यहाँ भी 8 वोल्ट का ड्रॉप। अब देखो, ये इस तरह से कनेक्टेड। आप देखो, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान, तो यहाँ पर 0 0, इधर तक पोटेंशियल 0 रहेगा, है ना? तो क्या ए पॉइंट का पोटेंशियल 8 वोल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि इधर ड्रॉप 8 वोल्ट आना है, तो यहाँ से वहां जाओगे तो 8 वोल्ट का बढ़ जाएगा, ये 0 है तो ये 8। उसी तरह से इधर जाओगे तो फिर 8 वोल्ट का गेन आ जाएगा। तो ये जो बी पॉइंट है, तो अब इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल गैप कितना है? क्या वी ए माइनस वी बी की वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं? बोलो बच्चों। यस सर। वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आ जाएगी 0।
देखो ये जीरो आने में इसका बहुत बड़ा रोल है। किसका? जीरो आने में इसका रोल बहुत बड़ा है, क्या कि इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशो बराबर। ये 2:1 और इनका रेशो भी 2:1। 4 और 2 का रेशो 2:1, यहाँ भी 2:1। ऐसे आप सेम रेजिस्टेंस के रेशो ले लो, क्या होगा? ड्रॉप सेम ही आएगा उनमें, है ना? जैसे और सवाल करके बताते हैं। सर एक मिनट। ओके। डन सर। एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये 3 ओम है, ये 6 ओम का रजिस्टर है, और एक मैंने लिया है 1 ओम और 2 ओम का रजिस्टर, और इनको मैंने कनेक्ट कर दिया है एक 18 वोल्ट के बैटरी के अक्रॉस। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है एक्स, इस पॉइंट को नाम दे दिया है वाई। तो मुझे पता करना है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई। Find the potential difference between the points x and y. अब देखो, फिर से देखो बेटे, जो पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का है वही पोटेंशियल यहां से लेकर के यहां तक हर पॉइंट का होगा कि नहीं होगा? यस सर। All of them are connected by a plane y, right? और जो पोटेंशियल इस हाई टर्मिनल वाले पॉइंट का है वही पोटेंशियल इन सारे पॉइंट्स का होगा। जो ड्रॉप इधर से लेकर इधर तक आ रहा है वही ड्रॉप यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आएगा, वही यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आएगा। ये वाला ड्रॉप जितना होगा उतना ही ये पूरा ड्रॉप होगा, उतना ही ये पूरा ड्रॉप होगा। तो ये 18 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, ये भी 18 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, इनके अक्रॉस भी 18 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। और ये दोनों को मैं सीरीज में मान सकता हूँ, इन दोनों को अलग से सीरीज में मान सकता हूँ। तो जो अपर ब्रांच है उसको हम अलग से ड्रॉ कर दें। 3 ओम और 6 ओम के रेजिस्टर हैं और टोटल ड्रॉप इनके अक्रॉस आ रहा है
18 वोल्ट का, तो अगर मैं करंट को बोलता हूँ I1, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 18 वोल्ट डिवाइडेड बाय 9 ओम, मतलब 2 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। अगर 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम कितना हो जाएगा? विल बी 3 ओम इंटू 2 एम्पियर, यानी 6 वोल्ट का ड्रॉप इसके अक्रॉस है। एंड ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 ओम इंटू 2 एम्पियर, यानी कि 12 वोल्ट का ड्रॉप ये आ जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला जो ड्रॉप है, ये वाला, वो 6 वोल्ट का, और इधर जो ड्रॉप आ रहा है वो 12 वोल्ट। उसी तरह से जब लोअर ब्रांच में आप देखोगे तो लोअर ब्रांच में क्या हो रहा है, एक 1 ओम का रेजिस्टर है, एक 2 ओम का रेजिस्टर, और जो टोटल ड्रॉप आ रहा है 1 ओम से लेकर के 2 ओम तक, जो टोटल ड्रॉप आ रहा है वो 18 वोल्ट के बराबर ही आ रहा है। तो टोटल ड्रॉप 18 वोल्ट का आ रहा है। करंट को अगर मैं बोल दूं I2, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी 18 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 ओम प्लस 2 ओम, मतलब 6 एम्पियर का करंट हो जाएगा। और अगर 6 एम्पियर का करंट हो गया तो दोनों के अक्रॉस ड्रॉप कितना जाएगा? 1 ओम के अक्रॉस ड्रॉप आ जाएगा 6 इंटू 1, मतलब 6 वोल्ट का, और इसके अक्रॉस ड्रॉप आ जाएगा 6 इंटू 2, मतलब 12 वोल्ट। ये बात समझ में आती? यस सर। अब अगर ऐसा है तो बस हम इसको एक साथ इमेजिन कर लें क्या हो रहा है। ये आपका ओरिजिनल सर्किट है, ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम। देखो, ये 3 ओम में ड्रॉप आया 6 वोल्ट का, और इधर ड्रॉप आया 12 वोल्ट। 1 ओम में ड्रॉप आया 6 वोल्ट का, 2 ओम में ड्रॉप आया 12 वोल्ट का, है ना। अगर मैं इस वाले टर्मिनल को जीरो पोटेंशियल का मान, तो ये सारे पॉइंट यहां तक 0 0 0 हो जाएंगे। 0 0 0 0। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस अगर सर। ये सब 0 पे है तो ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बताओ? ये पोटेंशियल 0 है तो ये वाला पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 12 वोल्ट हो जाएगा। ये वाला पॉइंट भी 12 volts। 12 वोल्ट, यानी ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हो गए। यही तो है एक्स और वाई। क्या यही एक्स और वाई है? यस सर। तो Vx माइनस Vy की वैल्यू 0 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? This implies
Vx minus Vy is equal to 0. ये आंसर है। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ओके। मेरे को ऐसा लगा कि कहीं डिस्कनेक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ भी देखो, ऊपर वाली ब्रांच के रजिस्टर्स का रेशो क्या था, 1:2। नीचे वाली ब्रांच के रजिस्टर्स का रेशो भी क्या है, 1:2, है ना। तो रेजिस्टेंस का रेशो सेम होने से क्या हो रहा है, देखो बेसिकली ये 18 वोल्ट का जो ड्रॉप है ना, वो इन दोनों में डिवाइड हो रहा है। यहाँ भी 1:2 के रेशो में डिवाइड हुआ, यहाँ भी 1:2 के रेशो में डिवाइड। जब रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, तब तो करंट रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशो में डिवाइड होता है। ये आई करंट दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, I1 और I2 में। तो I1/I2 का रेशो क्या रहेगा, R2/R1। रेजिस्टर्स इन पैरेलल implies current get divided in inverse ratio of resistance। लेकिन अगर रेजिस्टर्स सीरीज में हुए तो उनके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो उनके रेजिस्टेंस के रेशो में, V1 को हम लिख देंगे I/R1, V2 को लिख देंगे I/R2। तो V1/V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1/R2, है ना। तो इसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का सर्किट है जिसमें दो सीरीज वाली लाइन आपस में सेम वोल्ट के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो देखो ड्रॉप अक्रॉस R1 एंड ड्रॉप अक्रॉस R2 का सम इस V के बराबर है, और R3 के अक्रॉस ड्रॉप और R4 के अक्रॉस ड्रॉप का सम भी V के बराबर। इस पूरी लाइन में कितना ड्रॉप आ रहा है बताओ, इस पूरी लाइन, क्या ये V के बराबर ही आ रहा है? और इस वाली पूरी लाइन में टोटल ड्रॉप कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई? हाँ बच्चों, V. V। ऊपर वाली लाइन का ड्रॉप P. V, है ना। तो R1 और R2 के मिला के जितना ड्रॉप आ रहा है उतना ही ड्रॉप R3 और R4 को मिला के भी आ रहा है ना। अब ये ड्रॉप R1 और R2 में डिवाइड होना, तो अगर ऐसा हो गया कैसा, इफ R1/R2 अगर R1/R2 बराबर हो गया किसके, बराबर हो गया R3/R4। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे?
Vx will be equal to Vy. बोलो बच्चों। यस सर। भाई मान लो ये रेशो के बराबर है ना, तो R1 और R2 में जब V बटेगा तो K:1 के रेशो में बढ़ जाएगा, और R3 और R4 में जब V बटेगा तो वो भी K:1 के रेशो में बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, जितना ड्रॉप R2 के अक्रॉस आएगा उतना R4 के अक्रॉस, जितना R1 के अक्रॉस उतना R3 के अक्रॉस। तो X और Y पॉइंट जो है वो सेम पोटेंशियल पे होते हैं। अगर हम यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टर कनेक्ट कर दें, मान लो कोई रेजिस्टर कनेक्ट कर दूं इनके बीच में, तो क्या उस रेजिस्टर में से कोई करंट फ्लो करेगा क्या? नो सर। नो सर। इस रेजिस्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। इस रेजिस्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये जो पूरा सर्किट होता है इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो तुम्हें समझ, अगले पेज पे चल रहा हूं मैं। सर एक मिनट। अच्छा, लो नोट करो। डन सर। देखो क्या, ये अपने पास एक इस तरह का अगर डायग्राम आ जाए, बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो क्या होता है, वो कहता है कि इफ यू हैव अ सर्किट लाइक दिस, ऐसा अगर सर्किट आपके पास है, मेड अप ऑफ 5 रेजिस्टर्स, connected across a battery like this, R1, R2, R3, R4। तो वो कहते हैं कि if R1 by R2 becomes equal to R3 by R4, देखो इन इन दोनों के अक्रॉस मिलाकर के जो टोटल ड्रॉप है, क्या वो V के बराबर ही है? और नीचे वाले दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस भी जो टोटल ड्रॉप मिलाकर है वो V के बराबर है। अगर इनका रेशो भी बराबर हो गया तो क्या होगा, ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, और सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे तो इस वाले करंट रेजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इफ R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4, then current through this I5 resistor becomes 0। ये I5 वाले रेजिस्टर में से करंट 0 फ्लो करेगा। ये जो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज।
Condition for balanced Wheatstone bridge. बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. हाँ बेटे, क्या आंसर होगा इसका? क्या ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है? इन दोनों का Yes, रेशो sir. क्या है? 1:3। इन दोनों का रेशो भी है 1:3। इसका मतलब बीच वाले रजिस्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मान लो, अच्छा क्वेश्चन तो मैंने लिखा नहीं, मान लो हमसे पूछा जाए फाइंड करंट थ्रू द बैटरी। तो क्या होगा बेटे? ये 8 वोल्ट है, इस 4 ओम के अक्रॉस लगा हुआ है। जितना करंट यहाँ से फ्लो करेगा उतना यहाँ फ्लो कर जाएगा। ये दोनों सीरीज में हो गए, तो ऊपर वाला करंट हो जाएगा कितना? I1 हो जाएगा 8/1+3 यानी 2 एम्पियर। नीचे वाली ब्रांच की अगर बात करें तो उसमें करंट फ्लो हो जाएगा I2 8/2+6 यानी 1 एम्पियर। तो जो बैटरी से करंट फ्लो करेगा वो हो जाएगा I1 + I2, मतलब 2 + 1 मतलब 3 एम्पियर। ऐसा कर। समझ में आई बात बच्चों? Yes, sir. सर कॉपी करने दे सकते हो लास्ट पेज? हाँ।
हो गया ये वाला? यस सर। अब देखो भी, हमें पता करना है फाइंड करंट थ्रू द बैटरी। कैसे पता करें भी? अच्छा ऐसा है, ओके। हाँ बोलो बेटे। अच्छा अब देखो, ये दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो टोटल ड्रॉप आएगा और ये दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो टोटल ड्रॉप आएगा, क्या वो 12 वोल्ट के बराबर ही आएगा ना? यस सर। है ना? इसका मतलब क्या है? अच्छा, और ऊपर वाली ब्रांच में रेजिस्टर्स देखो, इनका रेशो 1:2:3 है, और नीचे वाली ब्रांच के रेजिस्टर्स का भी रेशो 1:2:3 है। दोनों में अगर रेजिस्टर्स का रेशो 1:2:3 है, तो ये पोटेंशियल सेम तरीके से डिवाइड होगा। जितना ड्रॉप यहाँ आएगा उतना ही यहाँ आएगा, जितना इधर आएगा उतना ही इधर आएगा, जितना इधर ड्रॉप आएगा उतना ही इधर आएगा। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे रहेंगे और ये दोनों पॉइंट्स भी सेम पोटेंशियल पे रहेंगे। तो ना तो इस 2 ओम में से कोई करंट जाएगा, ना इस वाले में से कोई करंट जाएगा। इन दोनों को हटा सकते हो, तो आप ये सर्किट को कैसे ड्रॉ कर पाओगे? आप इसको ड्रॉ कर सकते हो 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ये है 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, और ये दोनों कनेक्टेड हैं 12 वोल्ट की बैटरी से। अपर ब्रांच में से करंट अगर मैं कहूँ I1, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 डिवाइडेड बाई 1 + 2 +
मतलब 2 एम्पियर। और लोअर ब्रांच से करंट अगर मैं कहूँ I2, तो I2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 12 डिवाइडेड बाय 2 + 4 + 6, मतलब 1 एम्पियर इसमें से करंट जाएगा। तो बैटरी से जो करंट आ रहा होगा I, क्या उस करंट को I1 + I2 लिख करके 2 एम्पियर + 1 एम्पियर 3 एम्पियर करंट बोल सकते हैं इसको? हाँ बच्चा, कोई डाउट? नो सर। ओके। पर अगर ऊपर वाले रेशियो में नहीं रहते तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस रहता ना, तो फिर वो लिख के फायदा नहीं था। अगर ऊपर वाले रजिस्टर में अलग होते, हाँ मतलब रेशियो में नहीं रहते तो हाँ रेशो नीचे। में नहीं होते, तो फिर हमको क्या है, फिर वो पूरा KCL KVL लगा के ही सॉल्व कर पाते हैं अपन, है ना। अगर जो रेशो ऊपर वालों का है वही रेशो नीचे वाले रजिस्टर्स का नहीं है, तो फिर आप इस तरह से डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे, फिर आपको प्रॉपर KCL KVL लगाना पड़ता, काफी सारी इक्वेशन बनती, तभी आंसर आता। चले भाई अगले क्वेश्चन पे चले। यस सर। ओके। ओके, देखो इस तरह से भी छुपा के भी बना देते हैं कभी, मान लो क्या है, of the circuit shown, find the equivalent resistance between A and B. Find the equivalent resistance between A and B. अब देखो पहले तो हम क्या करें, इस सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेते हैं। रीड्रॉ मतलब कैसे, देखो ये तो A और B टर्मिनल हैं ही, इनके अक्रॉस तो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। तो जिन भी टर्मिनल्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना होता है उनको तो सबसे दूर दूर बना दो। बाकी अब ये वाला टर्मिनल का पोटेंशियल कुछ और होगा, इसको C नाम दे देता हूँ, इसको D नाम दे देता हूँ, है ना। और C को ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ, D को ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे। तो देखो A और C के बीच में कौन सा रेजिस्टर कनेक्टेड है, A और C के बीच में 3R। 3R, तो 3R लगा दें यहाँ पे। टोटल 5 रजिस्टर हैं, 3 तो ये रहे एक लाइन में और एक ऊपर एक नीचे। A और D के बीच में कौन सा रजिस्टर कनेक्टेड है, A और D, D फॉर दिल्ली, आर। R।
है ना। ये वाला आर जो है ये ए और डी के बीच में कनेक्ट है, तो इधर बना देते हैं आर। सी और बी के बीच में कौन सा कनेक्टेड है? 6R। 6। और बी और डी के बीच में 2R। तो अब देखो मैंने कौन कौन से रजिस्टर ड्रॉ कर लिए। ये वाला कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब सी और डी के बीच वाला करना है। तो सी और डी के बीच में कौन सा कनेक्टेड है बच्चों? 2R। टू आर कनेक्टेड। तो ये जो डायग्राम ऐसा बनाया था ओरिजिनल क्वेश्चन में, उसको ऐसा भी बना सकते हैं क्या? यस सर। है ना। अब देखो फिर से, क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप में आ गया? यस सर। इधर ड्रॉप 1:2, इधर भी रेशो 1:2। इसका मतलब सी डी को तो आप हटा सकते हो, सी डी का कोई काम नहीं है। तो इसको हम बना सकते हैं 3R और 6R, ये हो जाएंगे सीरीज में। और फिर उसके बाद R और 2R ये अलग से हो जाएंगे सीरीज में। तो 3R और 6R 9R, और R और 2R 3R। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 9R इंटू 3R अपॉन 9R प्लस 3। एक R कॉमन आकर के कैंसिल हो जाता है, ये 3। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 9R/। ये बात समझ में आती है कि नहीं बेटा? यस सर। और देखो, देखो एक टेट्राहेड्रल के फॉर्म में रेजिस्टर्स अरेंज्ड। All sides of the tetrahedron have resistance equal to R। तो पता करना है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between terminals A and B।
ट्राई कर सकते हो बच्चों इसको? यस सर। करो। लास्ट पेज कितना लिखिए? क्या बोल रहे हो? लास्ट पेज लास्ट पेज। डन सर, थैंक यू। सर ये इंटरसेक्शन हेलो। वाला पॉइंट एक पीक है ना? हाँ अच्छा। हाँ 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 हाँ। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हम्म। हाँ ठीक है। ओके चलो। आऊंगा मैं भाई, देर से आऊंगा, देर से आऊंगा। चलो अभी क्लास से क्लास। हाँ बच्चों, क्या आंसर आया? सर स्क्रीन शेयर बंद हो गया। हाँ अरे सर R/2। R/2, यस करेक्ट 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 करेक्ट, वेरी गुड। R/2 इज करेक्ट। देखो कैसे कर सकते हैं बच्चों। देखो ये डी पॉइंट जो इस प्लेन के बाहर बैठा हुआ है, इसको तो आप नीचे भी ला सकते हो ना। सर आपकी स्क्रीन शेयर अच्छा अच्छा, अभी अभी नहीं करेगा। देखो ये जो पॉइंट है डी, क्या इसको मैं इस प्लेन में ही ला सकता हूँ? तो इसको आप ऐसे बना सकते हो। सर अभी कोई नहीं दिख रही। हाँ क्या बोल रहा हूँ? आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही सर। एक मिनट एक मिनट। हाँ सर अब दिख गई। अब देखो क्या है, ये जो डी पॉइंट है, इसको हम इस प्लेन में ही लाके भी बना सकते हैं ना। तो ये सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा। ए से सी के बीच में एक रेजिस्टर है, फिर सी से बी के बीच में एक रेजिस्टर, फिर ए से डी के बीच में एक रेजिस्टर है, और डी से बी के बीच में एक रेजिस्टर है, और सी और डी के बीच में एक रेजिस्टर है, और एक रेजिस्टर ए और बी के बीच में।
मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में पता कर, है ना। देखो ये वाला जो रेजिस्टर है इसको अपन बाद में ए और बी के बीच में लगा देंगे। पहले ये जो सर्किट है इतना, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं। तो ये जो सर्किट है देखो, इसमें क्या है, ए से लेकर के बी के बीच में दो रेजिस्टर लगे हुए हैं, उसी तरह से जो कि डी पॉइंट से होकर के जा रहा है। एक ब्रांच सी पॉइंट से होकर के जा रही है, और सी और डी के बीच में रेजिस्टर लगा हुआ है। क्या ये भी एक बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज के जैसा ही सर्किट है? यस सर। यस सर। है ना, आर आर इधर से चले बी तक पहुंचे, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी। तो जो पोटेंशियल सी का होगा वही डी का भी होगा। तो आप ये सी डी वाले पार्ट को हटा सकते हो, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब ये आर और आर ये दोनों सीरीज में आ गए, तो ये मिलकर के 2R हो गया। ऊपर वाले दोनों आर भी सीरीज में आ गए, ये दोनों मिलकर के भी 2R हो गया। 2R और 2R आपस में पैरेलल में है, तो उनका इक्विवेलेंट R हो गया। और फिर जब इस R के साथ मैं वापस से इस वाले R को पैरेलल में लगाऊंगा, तो R और R मिलकर के R/2 हो जाएगा। तो इस पूरे का R इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R/2। ये बात समझ में आती है नहीं? यस सर। अगले पेज पे चले बच्चों। अब देखो ये जो सीरीज पैरेलल जो अपन सॉल्व करते हैं, इसी के साथ तो हमारा तरीका क्या होगा, पहले सर्किट में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे सीरीज पैरेलल में से कोई है क्या। सीरीज पैरेलल नहीं मिल रहा है तो फिर सोचेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज भी नहीं मिल रहा है तो फिर हम सिमेट्रिकल सर्किट्स की बात करेंगे। कैसे सर्किट्स बच्चों? सिमेट्रिकल सर्किट्स। सिमेट्रिकल सर्किट से हमारा मतलब क्या है, देखो इस तरह का सर्किट है, देखो कैसा।
ऐसा सर्किट, सारे रेजिस्टेंसेस बराबर। ये अपन पॉइंट्स मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, और आपको लेट से क्या करना है, एफ और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना। ये सी और एफ के बीच में है ना। अब देखो भाई, बात क्या है कि विदाउट डूइंग मच कैलकुलेशन हम ये जरूर बोल सकते हैं कि अगर मैं जो भी बैटरी सी और एफ के बीच में कनेक्ट करूंगा, मान लो एफ ब्रांच से कुछ करंट एंटर करता है, तो जितना करंट ए की तरफ जाएगा उतना ही ई की तरफ भी जाएगा। क्या ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते अपन? हाँ सर। Yes, sir. है ना। तो अगर करंट सेम जा रहा है तो इसका मतलब ई और ए पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम होगा। और उसी तरीके से यहां से जब करंट बाहर आएगा सी टर्मिनल से, तो जितना डी की तरफ से करंट आ रहा होगा उतना ही बी की तरफ से भी आ रहा होगा। इसका मतलब डी और बी पॉइंट भी सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो अगर ये सेम पोटेंशियल पे हैं ये पॉइंट्स, तो इनको एक ही जगह पे ड्रॉ किया जा सकता है, अलग अलग जगह पे क्यों ड्रॉ कर रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस लॉजिक इस सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करके ड्रॉ कर सकते हैं। इन दोनों को आप ऐसे रहने दो, इस वाली लाइन के अबाउट सर्किट को फोल्ड कर दो पूरे के पूरे को। फोल्ड द सर्किट अबाउट लाइन एफ सी। तो क्या हो जाएगा, एफ और ए के बीच में आपके पास एक रेजिस्टेंस R/2 आ जाएगा, ए और बी के बीच में R/2 आ जाएगा, बी और सी के बीच में R/2 आ जाएगा। ठीक है, ये R/2 कैसे हुआ, ये दोनों पैरेलल में हो गए तो R/2 हुआ। ये यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में हो गए तो R/2 हो गए। उसी तरह से ये दोनों पैरेलल में हो गए तो R/2 हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 इनको मर्ज कर दिया। अब उसके बाद ये दोनों भी एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगे, है ना। तो ये वाला भी R/2 हो जाएगा। इधर एक R/2 लगा देंगे, फिर इधर वाला भी एक R/2 हो जाएगा। ये दोनों भी मर्ज होकर के हो जाएंगे R/2, और यहाँ हो जाएगा R, और ये वाला भी हो जाएगा R। ये दोनों किसी के साथ, इनके ऊपर कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो ये एज इट इज रह जाए। अच्छा, अब आप फिर से समझो, मान लो यहां से I करंट आया, इधर X चला गया, और यहाँ पर I-X आ गया। तो जब वहां से I करंट बाहर निकलेगा तो इनपुट और आउटपुट ब्रांच भी आपस में सिमेट्रिक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहां से I-X और यहां से X आना चाहिए। जैसा करंट इनपुट साइड से देखने पे है, वैसा ही आउटपुट साइड से देखने पे भी तो है। क्या बचे, इज देयर अ सिमेट्री?
Yes, sir. हाँ सर। तो जैसा करंट यहाँ पर एंटर करते समय डिवाइड हुआ है, वैसा ही बाहर निकलते समय इकट्ठा भी होगा। अब अगर इस वाली ब्रांच में एक्स करंट आया और यहां से एक्स गया, इसका मतलब इस वाले नोड को अलग कर सकते हो आप। हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे सिंप्लीफाई और फर्दर कर सकते हैं, देखना। क्या ऐसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं इसको? क्योंकि जब ये वाला करंट डिवाइड ही नहीं हुआ तो इसको अलग करो ना भाई। ये यहाँ पे कनेक्ट होके क्या कर रहा है? और अगर एक बार ऐसा हो गया तो अब तो इसका इक्विवेलेंट पता लगा सकते हो कि नहीं पता लगा सकते? Yes, sir. ये वाला R/2 और R/2 सीरीज में हो गए। R और R/2 के साथ इक्विवेलेंट होकर के हो जाएगा R/R/2 अपॉन R+R/2। तो यानी R/3 आ जाएगा पूरा का पूरा। तो आपके पास ये सर्किट फिर और फर्दर कैसे रिड्यूस हो जाएगा? ऊपर वाले R और R को मिला करके 2R बना दो आप। और नीचे क्या क्या आ गया है? R/2 प्लस ये पूरा R/3 प्लस R/2। तो R/2 प्लस R/2 R और R प्लस R/3 कितना? 4R/3। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 2R इंटू 4R/3 डिवाइडेड बाई 2R प्लस 4R। यानी एक R से तो R कैंसिल कर दें, एक 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4R/3 डिवाइडेड बाई 5R/3 5/3 है। तो ये हो जाएगा 4R/5। ऐसा R इक्विवेलेंट की वैल्यू है। ये बात समझ में आ रही है बच्चे? कोई डाउट किसी को? सर करंट R2 वाले ब्रांच में नहीं जाएगा फिर से? क्या बेटे? करंट जो कौन है सी वाली में? एक्स R2 ब्रांच में नहीं जाएगा फिर से आगे? नहीं देखो, हमने क्या कहा, हमने कहा यार यहाँ से x आ रहा है, यहाँ से x आना चाहिए। तो मैं अगर इसको हटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना सर्किट में। पहले भी x था, वो सीधा ही निकलने वाला था। भाई मैंने इस वाले जॉइंट को ही तो हटाया है और कोई चेंज थोड़ी किया है इस सर्किट में। और जब करंट सेम जा रहा है तो आई कैन वेरी वेल रिमूव दिस जॉइंट, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं ओके है ना। तो यही बात है। तो ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये हमारे सिमेट्रिकल सर्किट्स हैं। बाकी अपन अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। आप होमवर्क कर सकते हो अभी इसका, है ना? सर वो हमने जो टेट्राहेड्रन का जो शेप किया था वो वापस बता सकते हैं आप? टेट्राहेड्रॉन वाला, हाँ 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 हाँ।
देखो सर उसमें हम लोग का आंसर r/2 कैसे है वो आप बता देंगे। R/, हाँ हाँ बताते हैं। भाई जो A और B जो कनेक्टेड था ना, हाँ सर। A और B के बीच में जो हमारा सर्किट कनेक्टेड था उसको ये रहा टेट्राहेड्रॉन, है ना। देखो इस सर्किट को ऐसे मैंने बना लिया था, ये लॉजिक समझ में आ गया, हाँ सर। है ना। हाँ अब इसके बाद क्योंकि मेरे को A और B के बीच में इक्विवेलेंट पता लगाना है, और ये वाला जो रेजिस्टर है ना ये डायरेक्टली A और B के बीच में कनेक्टेड है, तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए हटा दिया। मैंने कहा इसको बाद में बना दूंगा। इसके अलावा जो सर्किट बचा हुआ था ये वाला इतना पार्ट, ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, आर आर आर, है ना। ए और बी के बीच में ये दोनों रेजिस्टर कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में ये दोनों रेजिस्टर कनेक्टेड है, इनका रेशो 1:1, इनका रेशो 1:1, यानी सी और डी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो गए, तो बीच वाले में से करंट नहीं जाएगा। तो आर और आर मिलकर के हो गया 2R, ये वाला आर और ये वाला आर मिलकर के भी हो गया 2R, ये 2R और ये वाला 2R आपस में पैरेलल में हो गए, तो 2R और 2R का इक्विवेलेंट हो गया R, यानी इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट हो गया R। और R के साथ ये वाला R दोबारा पैरेलल में लगाओगे तो अभी इस वाले R को हटा रखा है ना मैंने, तो इसको जब मैं इस R के साथ दोबारा पैरेलल में लगाऊंगा तो R और R का इक्विवेलेंट R/2 आ जाएगा कि नहीं, हाँ सर समझा। है ना। यही बस, ठीक है बच्चों, तो ये आप कर सकते हो, है ना। अगली क्लास में हम डी सेक्शन तक डिस्कस करेंगे भी, ठीक है, वो जरूर करके आप सेक्शन डी तक। ओके ओके सर।